चलिए, तो देखिए लास्ट टर्म पर हमने ये जानकारी यहाँ तक पढ़ लिया था कि कौन कौन से बेसिस पर शाफ्ट का डिज़ाइन करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, ठीक। तो किन किन बेसिस पर हम शाफ्ट का डिज़ाइन करते हैं। तो देयर वाज 4 मेथड्स, 4 क्राइटेरियाज टू डिज़ाइन दी शाफ्ट। नंबर फर्स्ट देखिए आपके पास लिखा हुआ है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। फिर अगला था शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। फिर थर्ड वन बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग का कंबाइन। एंड फोर्थ वन इज बेंडिंग ट्विस्टिंग एंड एक्सियल। ये तीनों ही लगे हुए हैं कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट जो हम शाफ्ट डिजाइन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए डिजाइन ऑफ शाफ्ट लिखना शुरू करिए। डिजाइन ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। ट्विस्टिंग और टॉर्जन, ठीक है, टॉर्जन भी कहते हैं, ट्विस्टिंग और टॉर्जनल मोमेंट ओनली। देखिए इसमें when shafts are subjected to twisting moment only, then their diameter may be calculated by torsional equation, by equation of torsion, which is given below. ये equation of torsion क्या है? This is given as T over J equal to tau over R equal to C theta over L। ये कहलाता है टॉर्जनल इक्वेशन। इसी तरीके से बेंडिंग का भी इक्वेशन होता है जो आपने सूम में पढ़ा होगा ऑलरेडी। ये दोनों इक्वेशंस आपने सूम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी। टॉर्जनल इक्वेशन है ये, व्हेन एनी बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टॉर्स, ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्जनल मोमेंट। एक है जब कोई भी बॉडी बेंडिंग मोमेंट में ट्विस्ट करती है, बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्ट होता है, तो एक इक्वेशन अलग होता है। तो फर्स्ट हम डिजाइन कर रहे हैं व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। अच्छा, इसका केस कहाँ हो सकते हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट, सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट किन केसेस में हो सकता है? बाय द वे देयर इज नो शाफ्ट व्हिच इज सब्जेक्टेड प्योरली टू ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट। ज़्यादातर केसेस में हम डिज़ाइन ऐसे ही करते हैं कंबाइन के लिए। 90% केसेस हमारे कंबाइन केसेस होंगे, बस 10% केसेस होंगे तीनों के, ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड एक्सियल। कोई भी केस ऐसा हमें नहीं मिलेगा लाइफ में जहाँ पर प्योरली बेंडिंग या प्योरली ट्विस्टिंग हो रही है। वो बात अलग है कि हाँ कहीं पर बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ट्विस्टिंग बहुत कम हो रही होगी, या ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, बेंडिंग कम हो रही होगी, बस इतना हो सकता है। यानी कहीं पर, या इसका मतलब ये है सिंपली कि वी आर डिजाइनिंग द शाफ्ट फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट, दिस मीन ओनली कि बेंडिंग मोमेंट इज लो एज कंपेयर टू ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी उसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है, होगा जरूर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा केस अराइज होगा गियर्ड शाफ्ट के केस में। कौन से? गियर्ड शाफ्ट, यानी शाफ्ट जब गियर्स के थ्रू पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, शाफ्ट जब गियर्स के थ्रू पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरीके का केस आपको दिखाई देगा। या एक केस दिखाई देगा सबसे भी अच्छा, कपलिंग, जो कपलिंग्स में लगी हुई शाफ्ट है, कपलिंग शाफ्ट, जो शाफ्ट कपलिंग के थ्रू लगे हुए हैं। देखिए गियर शाफ्ट कैसा होगा? ऐसी बात है, गियर शाफ्ट इस तरीके का हो, एक गियर ये है, दूसरा गियर ये लगा हुआ है,
दोनों शाफ्ट ये गियर के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये शाफ्ट इस शाफ्ट को पावर ट्रांसफर कर देगा विद द मींस ऑफ गियर। लेकिन आप लोग इतना जानते हैं, अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कब लग रहा होगा, ये शाफ्ट यहाँ पर फिक्स है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है हमें मालूम है कि एक गियर दूसरे गियर पीठ पर फोर्स लगाता है तब पावर ट्रांसफर होती है। तो उस फोर्स का एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद उस पर बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। बट इन दिस केस बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू ट्विस्टिंग मोमेंट। सिमिलरली व्हेन शाफ्ट्स आर ट्रांसफरिंग पावर बाय मींस ऑफ कपलिंग, एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट को यहाँ कपलिंग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, इस केस में टॉर्जन बहुत ज्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट बहुत ही लेस होगा। बेंडिंग मोमेंट होगा भी तो किस वजह से होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा शाफ्ट जो आपकी कपलिंग है इसके वेट की वजह से या शाफ्ट के वेट की वजह से। शाफ्ट में खुद भी तो वेट होगा, कोई भी बीम है, बीम में भी तो अपना वेट होगा, तो अपने खुद की वेट की वजह से या फिर जो कपलिंग का वेट है उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट होगा। यानी इस सिचुएशन में तो हम कंप्लीटली बेंडिंग मोमेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी whenever you are asked to design a shaft for coupling or geared shaft, then you may leave the criteria of bending moment, ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज रहेगा तो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंडिंग टॉर्जनल क्राइटेरिया, तो टॉर्जनल क्राइटेरिया में देखिए दो है, यहाँ पर दो इक्वेशन जनरेट होते हैं। एक इक्वेशन ये है, ये कहलाता है स्ट्रेंथ बेसिस। स्ट्रेंथ बेसिस ये कौन सा कहलाता है, स्ट्रेंथ बेसिस एनालिसिस। यानी इसमें हम शाफ्ट की स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिजाइन करेंगे शाफ्ट को। डिजाइन ऑफ शाफ्ट यानी यहाँ से फिर शाफ्ट का डिजाइन दो क्राइटेरिया में डेवलप हो जाएगा। नंबर फर्स्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, और नंबर सेकंड बेस्ड ऑन रिजिडिटी, बेस्ड ऑन रिजिडिटी, बेस्ड ऑन रिजिडिटी। तो में डेवलप हो जाएगा, यहाँ से डिजाइन करना। हम स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं या उसकी रिजिडिटी। रिजिडिटी बोले तो कि जब शाफ्ट आपकी टॉर्क इस पर लग रहा होगा तो शाफ्ट में क्या होगा, ट्विस्टिंग इस तरीके से होगी। तो क्या है कि शाफ्ट जो है अपने एक्सेल पर इस तरीके से डिफॉर्म ना हो जाए, है ना, ऐसे ही होकर के रह जाएगा। तो इस अगर हम यानी इसका मतलब हम अगर उसका एंगुलर ट्विस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एंगुलर ट्विस्ट उसमें कितना आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, इस तरीके की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो ये कहलाएगा बेस्ड ऑन रिजिडिटी। यानी उस केस में उसका यूज होगा, ये सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यानी सेकंड केस में फॉर्मूला ये वाला है, ये कॉम्बिनेशन, यानी टाउ जे अपॉन इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। जब हम इस क्राइटेरिया यूज करेंगे तो हम डिजाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन रिजिडिटी। जब हम ये वाला यूज कर रहे होंगे तो ये डिजाइन कर रहे होंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। तो बेस्ड ऑन रिजिडिटी के लिए यहाँ लिख लीजिए क्या क्राइटेरिया होगा बेस्ड ऑन रिजिडिटी का, टाउ जे इक्वल टू सी थीटा ओवर एल। यहाँ पैरामीटर्स के सबके नाम लिख लीजिए क्या क्या है। तो टी तो आपको मालूम ही है, टॉर्क है, टी है टॉर्क या टॉर्जन जो शाफ्ट पर लग रहा है। उसके बाद जे है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, polar moment of inertia of the shaft. L is the length of the shaft. L is the length of the shaft. Tau क्या है, tau है shear stress जो डेवलप होगी उसमें, shear stress. R है उसकी लोकल रेडियस, जिस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं लोकल रेडियस, बात करेंगे आगे इसके बारे में थोड़ा सा, लोकल रेडियस। सी आपको मालूम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस है। एंड थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं सिंपली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको डिजाइन करने के लिए whenever you ask to design any shaft, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे यहाँ पर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ।
यानी सेकंड वन नहीं, हम फर्स्ट वन को पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। जब बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ डिजाइन करेंगे तो इसका मतलब हमारे लिए काम का फॉर्मूला होगा T/J इक्वल टू टाउ ओवर आर। जैसे मैंने लिखा भी आर क्या है, तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा J और R को जान लीजिए। बाय द वे यू आई थिंक मुझे तो ये अज्यूम करना चाहिए कि आप जानते हैं J क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्टोम में आपने पढ़ा होगा, स्टोम इसीलिए पहले पढ़ा दिया गया है, उसमें ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी शाफ्ट है तो उसका क्रॉस सेक्शनल नॉर्मली हम मान के करते हैं बाय द वे शाफ्ट में भी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। उसका क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, लेकिन हम यहाँ मान करके चल रहे हैं कि हमारी शाफ्ट जो है सर्कुलर। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका डायमीटर d होगा, उसका डायमीटर d है। तो इसका जो पोलर मोमेंट इसका एक तो होता है इसका इनर्शिया I जो होता है उसकी वैल्यू होती है पाई d⁴/64। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखते रहिए। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है इसका शाफ्ट का पाई d⁴/32 ये है। ठीक है, अब देखिए ये जो आर कह रहे थे, आर क्या है, आर है सेंटर से कोई भी रेडियस। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, क्यों हमें बेसिकली यहाँ स्ट्रेस ही तो कैलकुलेट करनी है कि कोई टॉर्क लगाने से शाफ्ट में कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है। अब हमारा जो मटेरियल है जिसकी शाफ्ट बनी हुई है वो उतनी स्ट्रेस झेल पाएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमने हमारी स्ट्रेस वैल्यू निकल करके आ जाए, फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन पर mm²। ये स्ट्रेस वैल्यू निकल करके आए, कोई टॉर्क ट्रांसफर कर रहे हैं और उसी की वजह से स्ट्रेस वैल्यू का निकल करके आ रही है फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन mm², और हमारा मटेरियल जो है 80 न्यूटन mm² का है, तो इसका मतलब वो उस टॉर्क को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। उस टॉर्क को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब शाफ्ट का फिर हमें मजबूती देने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब उसका डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। यानी अकॉर्डिंगली जो टॉर्क हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग उसकी शाफ्ट का डायमीटर निकल करके आ जाएगा कि इतने डायमीटर की शाफ्ट हमारी होनी चाहिए। दिस इज सिंपली डिजाइन। तो अब यहाँ पर हमें ये जे वैल्यू मिल गई, तो हमें बेसिकली टाउ कैलकुलेट करना है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, टाउ इक्वल टू T × R/J। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि R की वैल्यू सेंटर पर क्या होगी, 0। तो इसका मतलब सेंटर पर शियर स्ट्रेस क्या होगी, 0। सेंटर पर शियर स्ट्रेस क्या होगी, 0। तो इसीलिए लोकल वर्ड का यूज किया है कि जहां शियर स्ट्रेस आपको निकालनी है वहां की वैल्यू R की रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, ये जो टाउ है ये शियर स्ट्रेस है, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखिए ये है टॉर्जनल शियर। टॉर्जनल शियर एक शियर होती है डायरेक्ट शियर, जो किसी फोर्स की वजह से लगती है। ये टॉर्जनल शियर किस वजह से है, ड्यू टू टॉर्क। टॉर्जनल शियर किस वजह से है, ड्यू टू टॉर्क। एक शियर होती है फोर्स की वजह से, जो दो पैरेलल फोर्सेस की वजह से लगती है। एक फोर्स ये रखा हुआ है, इस पर आगे तरफ फोर्स लगा दें तो फोर्स की वजह से डेवलप होती है, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट शियर। ये टॉर्जनल शियर है। डायरेक्ट शियर का अलग कंसेप्ट होता है, अलग रिलेशन निकल करके आएगा। अगर आपको बाई चांस आगे जाके पढ़े तो कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को। तो डायरेक्ट शियर में और टॉर्जनल शियर में ये फर्क है कि सेम शाफ्ट में टॉर्जनल शियर सेंटर पर मिनिमम है, जबकि डायरेक्ट शियर जो है सेंटर पर मैक्सिमम होती है। ये ध्यान देने की चीज़ है, यहीं पर मैं क्लियर कर दूँ आपको। अगर बाई चांस पढ़ोगे तो नहीं आप आगे इतने तो मुझे नहीं लग रहा कि आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, शायद पढ़ लो। तो जब वक्त था जब तो सोम पढ़ा नहीं, आपने सोम में ही लेंगे। तो डायरेक्ट शियर जो है सेंटर पर मैक्सिमम होती है। ठीक, चलिए तो यहाँ से इसको डिजाइन करना शुरू कर दिए, रख दिए यहाँ पर सब। अब देखिए जाहिर सी बात है, हम डिजाइन जो करेंगे हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही हो। फेल शाफ्ट वहीं तो करेंगे जहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ लगेगी, सरफेस पर, जहाँ आर की वैल्यू मैक्सिमम। तो कैलकुलेट करिए फट से, टाउ इक्वल टू T
जे की वैल्यू रख लीजिए पाई डी की पावर 4 पाई 32 इंटू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आर की डी बाई 2, जिसको कैलकुलेट करके रख लीजिए। टाउ इक्वल टू सब लोगों को आ जाना चाहिए 16 ई ओवर पाई डी की पावर 3, ये आ गया होगा सर। दिस इज दी टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द शाफ्ट। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द शाफ्ट, ठीक है। ये टॉर्जनल शियर डेवलप्ड इन द शाफ्ट करके आगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो भी जानिए, वो जरूरी है जानना। देखिए ये जो चीज निकल करके आई इसमें R/J ये एक अलग चीज होती है। ये क्या होती है बता देता हूं मैं आपको। इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते थे फॉर्मूले को T ओवर J ओवर R लिख सकते थे। अब इस J ओवर R को हम अलग कैलकुलेट कर लें। इस J ओवर R को ही भाई साहब कहते हैं P ओवर ZP। इस J ओवर R को क्या कहते हैं ZP। लिख लीजिए ये ZP है क्या, ZP कहते हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस। पोलर सेक्शन मॉडुलस इसे कहते हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस शाफ्ट। इस ZP को कहते हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो क्या है ये इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। पोलर सेक्शन मॉडुलस देखिए एक चीज अब फिर गौर करिए थोड़ा सा। टाउ तब मैक्सिमम होगा जब ZP मिनिमम होगा। ZP मिनिमम होगा। ZP मिनिमम कब होगा जब R मैक्सिमम। सही है ना, तो ऐसे नहीं निकाल सकते। ZP की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई डी की पावर 4 ओवर D बाई 2 इक्वल टू पाई डी की क्यूब बाई 16। ये आ गई ZP। और इस फॉर्मूले से जब ZP आपके पास मिल गया है कि ZP के टर्म में फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको आप रख दीजिए। यानी टाउ इक्वल टू आ जाएगा आपका फॉर्मूला निकल करके P ओवर ZP। यानी आपको हो सकता है सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू रखी हो तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया एक शाफ्ट के लिए। यहां पर शाफ्ट हमारी अब तक कैसी मानी गई है हमारी सॉलिड। ये शाफ्ट कैसी थी सॉलिड शाफ्ट। दिस वाज द सॉलिड शाफ्ट। अब देखिए मैं अभी जो शाफ्ट डिजाइन करूंगा इसमें ZP हमें क्या मालूम होना चाहिए, टाउ निकालने की T तो लगेगा होगा, हमें मालूम होना चाहिए ZP। यानी कैसी भी शाफ्ट हो, सॉलिड हो, हॉलो शाफ्ट हो या और किसी भी कंडीशन की शाफ्ट हो, हमें उसका क्या निकाल लेना है ZP। और ZP सॉलिड शाफ्ट का निकालना आपसे आ गया। हेडिंग दीजिए डिजाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट। डिजाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट को डिजाइन करना है। कुछ कह रहा है पीछे से मेटालिक बना कर रहे, तेज से बोल रहे हैं कोई बात नहीं है। अगर सही से रिकॉर्डिंग होगी तो आपकी आवाज आएगी। उसकी यही बात है, अगर ये लग गया होगा तो ऐसी बात नहीं आएगी, सिर्फ इसी तारीख को आवाज आएगी। ठीक है चलिए कोई चौक ले आइए। चौक है ठीक। तो दूसरा है हॉलो शाफ्ट। अब जब हॉलो शाफ्ट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है शाफ्ट कुछ इस तरीके से होगी। ये आउटर सरफेस होगी शाफ्ट की, ये इनर रेडियस होगी शाफ्ट की, उसमें सेंटर पर एक होल ड्रिल कर दिया होगा शाफ्ट में। यानी शाफ्ट कुछ इस तरीके से होगी। अब ये मटेरियल है, अब बीच में से शाफ्ट में से मटेरियल ड्रिल करके निकाल दिया, दिस हॉलो शाफ्ट। यानी इसका एक इनर डायमीटर होगा, मैं उसे स्मॉल डी से कह रहा हूं, और एक इसका कैपिटल डायमीटर होगा जो आउटर डायमीटर होगा। हम डी आई और डी इन भी कह सकते हैं, डी आई और डी आउट भी कह सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। डी आई एंड डी आउटर भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हमने स्मॉल डी और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया। एक ही बात समझना है।
अब देखिए हमें डिजाइन करनी है, तो ये फॉर्मूला तो हम मालूम है, टाउ इक्वल टू टी ओवर जेड पी। हमें इस हॉलो शाफ्ट का जेड पी मालूम पड़ गया, शाफ्ट डिजाइन हो गई। जेड पी अभी क्या आया था सॉलिड शाफ्ट के लिए, जेड पी क्या आया था सॉलिड शाफ्ट के लिए। अगर बाहर शाफ्ट पूरी मालूम इसको, ये सॉलिड रही होती, हॉलो नहीं रही होती, तो इसका जेड पी क्या रहा होगा, पाई डी की क्यू बाई 16। यही तो था। जो मटेरियल आपने काट के निकाल दिया, अगर ये अलग से शाफ्ट होती थी साइज की, तो उसका जेड पी क्या रहता, पाई डी की क्यू बाई 16। यही तो है। ये आपने काट करके इसमें से निकाल दिया है, ये निकाल दिया तो इसे निकाल दीजिए, सिंपल। हॉलो शाफ्ट का जेड पी आ गया 1 मिनट में, यानी लिख लीजिए जेड पी ऑफ हॉलो, एच बना देता हूं यहाँ पर, जेड पी हॉलो क्या हो जाएगा, जेड पी 1 माइनस जेड पी 2। बिल्कुल करिए तो फट से, बिल्कुल कर लीजिए, पाई बाई 16 डी कैपिटल की क्यू माइनस डी स्मॉल क्यू। ये आ गया। ऐसे नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ऐसे नहीं निकलेगा, जेड पी नहीं निकलेगा ऐसे डायरेक्टली जेड पी नहीं निकाल सकते। पहले निकालेंगे तो जेड पी में होता क्या है, जेड पी निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी लगभग क्या हुआ, जेड पी इक्वल टू एक्चुअली होता है जे अपॉन डी, कैपिटल डी बाई 2, ये होता है। यहाँ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, पहले जे निकालना होगा तब जेड पी पर जाए। पहले हम जे निकाले हॉलो शाफ्ट, तो पहले जे निकालिए, तो जे1 क्या होगा, पाई डी की क्यूब, सॉरी 4 बाई 30। करिए फटाफट। J2 थोड़ा सा फास्ट करिए क्योंकि एक बार कर चुके हैं, पाई डी की 4 बाई 30। तो जे हॉलो हो गया पाई बाई 32 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। ये जे हॉलो शाफ्ट आ गया। इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ, पाई बाई 32 तो है ही है, ये डी की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, डी की पावर 4 मैं आगे लिखूंगा, कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस डी की पावर 4 अपॉन डी की पावर 4। गुड, ये चीज आ गई, ठीक है। और देखिए ये डी अपॉन जो कैपिटल डी है, इसको मैं एक फैक्टर कह दे रहा हूं के, इसको मैं एक फैक्टर से के से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, जे हॉलो इक्वल टू हो जाएगा पाई डी कैपिटल की 4 बाई 32 इंटू 1 माइनस ए की पावर 4। ये जे हॉलो आ गया। अब जेड पी हॉलो निकाल दीजिए आप, जेड पी हॉलो इक्वल टू क्या होता है, जे हॉलो अपॉन कैपिटल डी बाई 2। यही तो था, आपका आंसर आ जाएगा पाई डी की क्यू बाई 32 इंटू, सॉरी 16, बिल्कुल 16, 1 माइनस ए की पावर, ये चीज हो गई। कहिए फटाफट, जेड पी हॉलो आया। अब इसको उठा करके इस फॉर्मूले में रख दीजिए टाउ वाले में, तो आपका आंसर आ जाएगा टाउ इक्वल टू 16t ओवर पाई डी की पावर 3 इंटू 1 माइनस ए की पावर। ये आ गई डिजाइन क्राइटेरिया फॉर हॉलो शाफ्ट। ठीक है, चलिए करिए जल्दी फटाफट। ठीक है, चलिए
अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से थोड़ा सा। बहुत खुश नजर आ रहे हो हर इस बीच में। चलिए अब देखिए बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं कि पूरा यहाँ पर ठीक से समझ लीजिए। न्यूमेरिकल हो सकता है मैं ना कराऊँ डायरेक्टली, ये न्यूमेरिकल ही हो रहे एक तरीके से। ठीक, अब देखिए अगर बात आती है कि टॉर्क लग रहा है, वहां पर आएगी पावर ट्रांसफर की बात आएगी, पावर ट्रांसफर भी पूछ सकता है। तो देखिए पावर क्या होती है, वो कहेंगे फॉर दिस मच पावर ट्रांसफर के लिए शाफ्ट डिजाइन करिए, तो पावर से आपको टॉर्क निकालने में होगा। तो देखिए पावर का फॉर्मूला ये जानते हैं आप, पावर इक्वल टू होती है ओमेगा इंटू टी। पावर का फॉर्मूला है हमारे दूसरे तरीके से, पावर इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। और हो सकता है ओमेगा भी नहीं दे रखा हो, तो ओमेगा दिया होता है 2 पाई एन बाई 60 इंटू टी। ठीक है, अच्छा टॉर्क निकाल, कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स भी आ जाएगा, आपको स्ट्रेस वगैरह दे देगा, स्ट्रेस वगैरह दे देगा, उससे आप टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क निकालने के बाद फिर कहेगा पावर निकालनी है, तो पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस ये हो गए। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अगर शाफ्ट पर लगी होती पुली, ये 2-3 चीजें आपको बतानी है सिंपल। बाय द वे ये न्यूमेरिकल्स में खुद आपको समझनी होगी। अब देखिए अगर इस शाफ्ट पर ये पुली लगी हुई है, तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको टॉर्क जानना होता है, टॉर्क कितना है, इसमें टॉर्क कितना लग रहा है। तो देखिए शाफ्ट में जब ये पुली लगी हुई है, पुली पर बैट लगे हुए होंगे। इस पुली को अगर सामने से फ्रंट व्यू बनाऊं इसका, मैं कुछ इस तरीके से बनेगा, इस पर एक बैट ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जा रहा होगा, दूसरा बैट ऐसे जा रहा होगा। थ्योरी ऑफ मशीन में आपने पढ़ा ही होगा कि एक बेल्ट में ज्यादा टेंशन होगा टाइट साइड, और दूसरी बेल्ट में कम टेंशन होगा स्लैट साइड। तो यहाँ से टॉर्क निकल कर गया है। अगर इसकी रेडियस जो है r है, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आपके r इंटू T1 माइनस, ये टॉर्क आ जाएगा। ये टॉर्क वैल्यू उठा करके आप ध्यान रखेंगे आपका टॉर्क। एक लोग कहते थे जरा गेट को बंद कर, ये टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क वैल्यू रख करके आप ये भी सॉल्व करें। तो ये डिजाइन हो गई आपकी फॉर स्ट्रेंथ, हॉलो एज वेल एज फॉर रेशियो। चलिए तो एक फट से न्यूमेरिकल लिख लीजिए, सादा सा बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल फटाफट। इस तरफ का मिटा दूं, चलिए तो इधर का मिटा कर न्यूमेरिकल लिखना शुरू कर रहा हूँ। वीडियो में भी चला जाएगा और आप लोग लिख लीजिए। देखिए फट तेजी से, बहुत सादा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ऐसे मानिएगा नहीं जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं वैसा न्यूमेरिकल है। लिखिए अ लाइन शाफ्ट rotating at RPM, a line shaft rotating with 200 RPM, rotating with 200 RPM is to transmit 20 kilowatt power, 20 kilowatt power if shaft is made of mild steel of shear stress mild steel of shear stress 42 MPa,
42 MPa. Determine the diameter of the shaft. Determine the dia of shaft. Determine the dia of shaft. अब इसमें देखिए सिंपल है, अगर इसमें लिख दें कि नेग्लेक्टिंग दी टॉर्क सॉरी बेंडिंग, तो भी नेग्लेक्ट कर रहा है। जब बेंडिंग का कुछ दिया ही नहीं है, कोई फोर्स कोई लोड ऐसा दिया है कि उस पर बेंडिंग के साथ लग रहा होता है, शाफ्ट की लेंथ दी होती, बेंडिंग के कुछ तो देते हैं ना, शाफ्ट के इतनी दूरी पर पुली माउंटेड है, फिर इतना लोड बैठ रहा है, तो और किस बात है। और देखिए ऊपर भी क्लियर करते हैं लाइन शाफ्ट। लाइन शाफ्ट का मतलब है ट्रांसमिशन शाफ्ट। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि एक टाइप्स कई तरह की शाफ्ट होती है। एक होती है ट्रांसमिशन शाफ्ट जो एक मशीन को दूसरे मशीन से कनेक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ कपलिंग। तो जहाँ कपलिंग की बात थी तो वहाँ बताया ही था कि बेंडिंग मोमेंट को वेरी नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो लाइन शाफ्ट को इसका मतलब प्योरली टॉर्जन के लिए डिजाइन है, और वही उन्होंने किया। करिए कोशिश डिजाइन करने की, देखिए कैसे कैसे करेंगे इसे। भाई डी डायमीटर फाइंड करना है आपको, डायमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक चीज देखिए, चलिए इसको कर लेते हैं, एक तरफ से क्वेश्चन को बता दीजिए पहले करिए, तो हम ये मिटाते हैं और इसको डस्टर को साफ कर लें। करिए, करना शुरू करिए आप लोग। बड़ा आसान क्वेश्चन है वैसे। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में वैसे बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, बट इन दिस प्रॉब्लम देयर इज नो मेंशन अबाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात नहीं की गई है तो जो स्ट्रेस है जितनी उतनी ही स्ट्रेस पर इसे हम डिजाइन कर देंगे। अगर बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तो फिर वर्किंग स्ट्रेस निकालते हैं, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेस है, फिर इसमें से निकालते हैं वर्किंग स्ट्रेस। और वर्किंग स्ट्रेस कैसे आती है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर उसको एक पैरामीटर डालते हैं उस स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हैं। अभी डायरेक्ट डिजाइन करना है, देखिए करना शुरू कर दीजिए। इन्होंने पावर दे रखी है आपको, आरपीएम दे रखे हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, इसका मतलब टॉर्क। 2500 में क्या है, टॉर्क निकालना है, इन्होंने निकाल दिया। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है ओमेगा इनटू टी इक्वल टू 2 पाई इंटू 200 अपॉन 60 इंटू 20, सॉरी टी को है ही नहीं, टी को निकालना है टी, ठीक है साहब। टी आपका हो जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 200। ये बता दीजिए फट से कितना आ गया, आप लोगों ने किसने कैलकुलेट किया है। कितना आया टॉर्क, टॉर्क निकल करके आया है 955 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। mm में है ये, न्यूटन mm। या ये इसको ऐसे ही लिख सकते थे कि वो 10 टू पावर 3 क्या है, mm को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं 95 न्यूटन मीटर। दो वैल्यूज लिख सकते हैं, 955 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन mm, क्योंकि एक मीटर में होते हैं 1000 mm, तो 955 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट करने के कैलकुलेटर से ये आ जाएगा आपका टॉर्क निकल करके। अब टॉर्क निकल के आ गया तो आपका काम खत्म हो गया, बस बहुत सादा सा क्वेश्चन है, मैंने बताया कि थोड़ा चलना सिखाया जाएगा आपको। तो यहाँ से हट दीजिए। अब भाई आपको मालूम है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, शियर स्ट्रेस 16 अपॉन टी ओवर पाई डी की क्यू। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, देखिए कि अगर टॉर्क की वैल्यू आप न्यूटन mm में रखेंगे तो डायमीटर जो आएगा वो mm में आएगा। अगर टॉर्क की वैल्यू आप मीटर में रखेंगे तो डायमीटर आएगा मीटर।
वो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके mm में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो करिए यहाँ से सक्सेस है। तो ये डायमीटर की Q इक्वल टू ये चीज आ जाएगी आपकी 16 × 955 मैं mm में ही रख रहा हूँ डायरेक्टली, अपॉन ये तो डी की क्यू निकालता हूँ मैं, हाँ कि पाई इंटू शियर स्ट्रेस की वैल्यू रख दीजिए 42। अब देखिए एक चीज ध्यान देखिए, हाँ देखिए 42 MPa यानी 42 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान दे, फिर एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर हमने जो वैल्यू रखी है ये mm में रखी है। अगर यहां पर वैल्यू mm में होती तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी हम mm में रखें। अब इसको अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कन्वर्जन मालूम होगा कि MPa को डायरेक्ट लिख देते 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 42 को डायरेक्ट हम क्या रख सकते हैं 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये MPa से mm में कन्वर्जन है डायरेक्ट, यानी 10⁶ हट जाता है। अगर मीटर स्क्वायर में है और 10⁶ लगा हुआ है, mm स्क्वायर हो जाएगा 10⁶ हट जाएगा। तो 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 आएगा, वो हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखें, सिर्फ 42 रखें, जो सब चीजें हमने mm में ली हुई है। अब कैलकुलेट कर दीजिए आपके यहाँ से कैलकुलेशन के बाद यदि अगर आप करें तो इसको अगर आप एक बार काट पीट करना चाहें या ना करना चाहें, देखिए इसको मैं ऐसे करूँ 22/7 अपने फायदे के लिए कभी कभी ऐसा कर देते हैं तो 7 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा। 22/7 रख लेंगे तो ये 7 से 6 टाइम्स कट जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आए। तो देखिए ये इस तरीके से आ रहा है कि d की Q इक्वल टू 955 × 10⁻3। यहाँ तक तो मैं पूरा रख देता हूँ और बाकी ये इसको काट पीट करके इन्होंने रख दिया है। ये फिर आ गया है नीचे 8.25 और अल्टीमेटली d की वैल्यू आ गई है, रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे इसका, सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट, यानी d इक्वल टू होगा आपका 955 × 10⁻3 अपॉन 8.25 की पावर 1/3। ये कैलकुलेटर से आप करेंगे, कैलकुलेटर जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर 1 मिनट में सॉल्व करके दे देता है। डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48.7 mm। इसको नियर अबाउट आप सेफ लिमिट में 50 mm कहेंगे। कम नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगी, कम करेंगे तो क्यों बनेगी, तो राउंड ऑफ करके उसे 50 mm कह देंगे कि साहब हमारी शाफ्ट का डायमीटर 50 mm होना चाहिए। और अगर 45 mm या 40 mm रह गया तो वो शाफ्ट जो है शियर ऑफ हो जाएगी, फेल कर जाएगी। टाइम कितना हुआ? पढ़ते तो 10:30 12 तक। अच्छा 12:30 तक है क्लास। चलिए तो एक न्यूमेरिकल हो जाएगा, स्पेक्ट्रो सेफ्टी पर बेसिक न्यूमेरिकल है। इसे कराऊंगा नहीं, मैं लिखवाई दे रहा हूँ, आप करके लेके आएंगे। तो लिख लीजिए फटाफट, तेज से लिखना शुरू कर दीजिए। फाइंड डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट, फाइंड डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट। लेकिन वीडियो में भी ऐसे ही आ जाएगा, सब करके लाइए घर से, वीडियो वाला घर से करेंगे, सही बात है। फाइंड डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट, वही चीज रिपीट हो रही है, टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट, करीब करीब उसी पैटर्न को फॉलो किया एट 200 आरपीएम। आरपीएम बढ़ा दे घटा दे, चीजें न्यूमेरिकली चेंज होगी, मेथड तो वही रहेगा। 200 आरपीएम द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ द स्टील
द अल्टीमेट shear stress of steel is taken as steel may be taken as 360 MPa 360 MPa and the factor of safety A, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात आ गई, स्ट्रेस भी अल्टीमेट दी है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है। क्वेश्चन वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि इस पर बेस्ड आपको शाफ्ट डिजाइन करनी है। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट हो, यानी दो पार्ट में क्वेश्चन, एक तो यहाँ तक डिजाइन कर लेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए। इफ अ हॉलो शाफ्ट इज टू बी यूज्ड, इफ hollow shaft is to be used in place of solid shaft, if hollow shaft is to be used in place of solid shaft of ratio of inner to outer dia, ratio of inner to outer dia 0.5, then find the diameter of the shaft, then find the diameters of the shaft, then find the diameters of the shaft। अब यहां पर कह रहे हैं कि अगर ये सेम कंडीशन यानी सॉलिड शाफ्ट में होकर के हॉलो शाफ्ट होती तो आउटर और इनर डायमीटर निकालिए, और कंडीशन उन्होंने बता दिया, क्या कह दिया है कि डी इनर ओवर डी आउटर इक्वल टू 0.5, या ये कह सकते हैं कैपिटल डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आउटर। इस आधे पोर्शन को मैं करा दे रहा हूँ, पहला पोर्शन तुम्हें करके लाना है। पहले पोर्शन जैसा क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, ये आधा पोर्शन कर लीजिए, आधे पोर्शन और आधा क्या पूरा ही हो जाएगा। जरा देख लीजिए कि इसमें है क्या। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू कैलकुलेट पावर से टॉर्क निकालेंगे। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू वही रिपीट कर दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रिपीट है, तो टॉर्क ये आ जाएगा आपका निकल करके, टॉर्क ये आ जाएगा। करिए फटाफट टॉर्क निकालिए भाई, टॉर्क को निकालना होगा ना, हॉलो शाफ्ट डिजाइन करनी है तो। यहां से कंडीशन चेंज हो जाएगी बस। इसीलिए मैंने कहा था कि सब लोग क्लास करें, इसमें न्यूमेरिकल है, बैग लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं नहीं लगाऊंगा, खुद लगेगी जब पढ़ेंगे नहीं। टॉर्क निकल के आ जाएगा 955 न्यूटन मीटर, क्या है इतना सेम फॉर्मूला है ना। अब देखिए फर्क क्या कर दिया है, हम सॉलिड वाली नहीं कर रहे, हॉलो वाली करेंगे। फर्क क्या कर दिया कि अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दे रखी है टाउ अल्टीमेट कितनी दे रखी है 360 MPa, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है A। तो हमें निकालनी है पहले वर्किंग स्ट्रेस, और हम जानते हैं कि FOS इक्वल टू होता है टाउ अल्टीमेट अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस निकल करके आ जाएगी, वर्किंग स्ट्रेस निकल करके आ जाएंगे आपकी 360 अपॉन A इक्वल टू 45 MPa। आगे कहीं कहीं उसी रह जाए, वहाँ 42 था पिछले क्वेश्चन में, से 45 MPa आ गए। बस इतना सा फर्क है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। सॉलिड वाले को देखें तो कर ही लेंगे सॉलिड वाले को, तो लेकिन हमें हॉलो वाले की तरफ जाना है। ये मिला देता हूँ नीचे चीज आप लिख चुके हैं, ठीक है। हॉलो की तरफ जाना है तो सब हॉलो के डायमीटर्स रख दीजिए, टाउ इक्वल टू फॉर्मूला रख दीजिए, क्या था टाउ इक्वल टू 16T
ओवर पाई डी की क्यू इंटू 1 माइनस ए की पावर 4। और चालाकी उसकी देखिए के की वैल्यू दे दी है, बस तो हो गया। अब क्या बचा है, रख दीजिए। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका टाउ की वैल्यू आपको मालूम है, ये निकल के आ जाएगी आपकी कैपिटल डी की पावर क्यू इक्वल टू कैपिटल डी इधर आ जाएगा, ये चला जाएगा 16 इंटू 955 10 की पावर 3 अपॉन पाई इंटू टाउ नीचे आ जाएगा 45 इंटू 1 माइनस 0.5 की पावर 4। कैलकुलेटर जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे उसमें पाई की वैल्यू डायरेक्ट पाई ही यूज हो जाती है, पाई से साथ रखने की जरूरत नहीं होती। ये पूरे को एक बार कैलकुलेट करके दे देगा वो, और ये आपका आंसर जो भी आ जाए वो ये आंसर आ जाएगा आपका पहली बार में तो 9.5। बस उतना ही, कुछ फर्क नहीं आएगा, वही चीजें आएंगी डॉट करके 955 इंटू 10 की पावर 3, ऊपर तो वही आएगा, नीचे बस यहाँ 42 हो गए, ये चीज और आ गई है तो ये हो जाएगा बस 8.3, ये हो जाएगा यहाँ पर 8.3। और डी आपका निकल करके आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, इस तरीके से डी आ जाएगा आपका